भारत के हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा, उसके विशाल ग्रंथालय, उसके विश्वविद्यालय, आखिर उनका क्या हुआ? देखिए, अक्सर इसका जवाब आग और तलवार की कहानियों में सिमट कर रह जाता है। लेकिन असल कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। तो चलिए आज इन्हीं परतों को हटाते हैं और उन संस्थागत, उन खामोश वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर दिया। तो शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। हजारों साल पुरानी एक ज्ञान परंपरा आखिर कैसे और क्यों लुप्त हो जाती है? क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों का नतीजा था या फिर कहानी में कुछ और भी अनदेखे मोड़ थे? असल कहानी एक झटके में हुए विनाश की नहीं, बल्कि एक बहुत धीमी प्रक्रिया की है। ये कहानी है एक खामोश पलायन की, सिस्टम के ढह जाने की और मुश्किल से मुश्किल हालात में ज्ञान को बचाने की जबरदस्त जद्दोजहद की। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले उन दबावों को समझते हैं जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनकी भूमिका शायद सबसे बड़ी थी। ये वो ढांचागत बदलाव थे, वो सिस्टमिक चेंजेस थे जिन्होंने धीरे धीरे ज्ञान की जड़ों को कमजोर कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि विद्वानों को जबरदस्ती निकाल दिया गया होगा, लेकिन असल में जो हुआ वो एक तरह का ब्रेन ड्रेन था, ज्ञान का एक खामोश पलायन। संस्कृत, आयुर्वेद और न्यायशास्त्र के जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो काशी, मिथिला जैसे अपने केंद्रों से धीरे धीरे दक्षिण भारत, नेपाल और दूसरी सुरक्षित जगहों की ओर चले गए। और ये एक लाइन ये पूरी तस्वीर ही बदल देती है। मतलब ये विनाश की नहीं बल्कि विस्थापन की कहानी है। ज्ञान को सीधे सीधे खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे अपनी जगह छोड़ने और बिखरने पर मजबूर कर दिया गया। और सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जब फारसी को राजभाषा बनाया गया तो इसका असर सिर्फ भाषा बदलने तक नहीं रहा। अचानक से सरकारी नौकरियों, अदालती कार्यवाही और सारे सरकारी दस्तावेजों के लिए संस्कृत और पारंपरिक ज्ञान एक तरह से अप्रासंगिक हो गए। इससे हुआ ये कि उन विद्वानों और उनकी ज्ञान परंपराओं का महत्व पूरी व्यवस्था की नज़र में घट गया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि कई पांडुलिपियां युद्ध में जलाई नहीं गईं, बल्कि राजकीय संरक्षण यानी पेट्रोनेज न मिलने की वजह से धीरे धीरे खराब हो गईं, या फिर जो विद्वान और यात्री पलायन कर रहे थे उनके साथ देश के बाहर चली गईं। ये एक धीमी, खामोश क्षति की कहानी है। चलिए अब बात करते हैं उस संस्थागत रीढ़ की हड्डी की जिस पर यह पूरी ज्ञान परंपरा टिकी हुई थी, और वो थे मंदिर। जी हाँ, मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी सामाजिक शैक्षिक व्यवस्था थे। एक ही जगह पर गुरुकुल चलता था, छात्रों के रहने के लिए छात्रावास था, समुदाय के लिए अन्न भंडार था और स्थानीय मामलों के लिए एक तरह का न्याय स्थल भी। तो सोचिए, जब मंदिरों की संपत्ति और जमीनों को जब्त किया गया तो यह सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, इसका सीधा मतलब था उन स्कूलों और गुरुकुलों का बंद हो जाना जो इन मंदिरों के सहारे ही चलते थे। यह असल में शिक्षा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सीधा प्रहार था। अब जरा उस दौर की दोनों शैक्षिक प्रणालियों की बनावट को देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। गुरुकुल व्यवस्था ज्यादातर समाज और मंदिरों से मिलने वाले दान पर निर्भर थी और राज्य से अक्सर स्वतंत्र ही रहती थी। वहीं दूसरी ओर मदरसों को सीधा राजकीय संरक्षण मिलता था, मतलब वो सीधे स्टेट सपोर्टेड थे। लेकिन इतिहास सिर्फ पतन की कहानी नहीं होता। अब हम कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो अक्सर अनकहा रह जाता है, यानी प्रतिरोध और किसी तरह जिंदा बचे रहने की कहानी। इतने भारी दबाव के बावजूद कुछ शिक्षा केंद्र न सिर्फ बचे रहे, बल्कि फलते फूलते भी रहे। बिहार का मिथिला, बंगाल का नादिया और दक्षिण में तंजावुर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां ज्ञान की परंपरा किसी न किसी तरह जिंदा रही। तो सवाल यह है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? इसका श्रेय जाता है कुछ स्थानीय शासकों के संरक्षण को, समाज के मजबूत समर्थन को और कई बार ज्ञान के उन गुप्त नेटवर्क्स को जिन्होंने परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। और ये बात हमें याद दिलाती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, ज्ञान को बचाने और जिंदा रखने की कोशिशें हमेशा होती रही हैं। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही सकारात्मक लेकिन गहरा पहलू है। अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर, और कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो इतिहास की किताबें अक्सर पूछना भूल जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उस दौर में टैक्स, सेना, धर्म, इन सब मामलों पर बड़ी विस्तृत नीतियां थीं। तो फिर शिक्षा जैसे इतने अहम विषय पर कोई सेंट्रल पॉलिसी क्यों नहीं थी? क्या ये जानबूझकर की गई उपेक्षा थी, या फिर शिक्षा कभी सत्ता की प्राथमिकता में ही नहीं आई?
और ये हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है। हमारा इतिहास लिखने का जो तरीका है वो हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द क्यों घूमता है? हम राजाओं और उनकी लड़ाइयों के बारे में तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन उस समाज, उसकी शिक्षा और उसकी ज्ञान व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं, जिसके बिना कोई राज्य चल ही नहीं सकता? और शायद सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, जब संरक्षण की कमी, डर और अस्थिरता का माहौल बना तो ग्रंथ लिखने की परंपरा बहुत कमजोर पड़ गई। ज्ञान को बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका बन गया उसे याद रखना। लिखित से मौखिक परंपरा की ओर इस वापसी में न जाने कितना ज्ञान हमेशा के लिए खो गया होगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही बात सिखाता है। हमें इतिहास को सिर्फ एक दी गई कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन सवालों को खोजना चाहिए जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि असली समझ उन्हीं सवालों के जवाबों में छिपी है।